हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो अपन क्लास शुरू कर रहे हैं वो एक सीरीज चलाएंगे। सीरीज होगी बेसिकली राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने जो सिलेबस डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आरएएस के लिए और ईओ के लिए स्पेशली और खासकर अपने सब इंस्पेक्टर के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य की राज्य व्यवस्था और कुछ आयोग जो सिलेबस में डिस्कस किए थे कैसे कवर करना है। आप लोगों की बहुत एक डिमांड आ रही थी कि कम से कम हमें पॉलिटी करवा दिया जाए और वो भी फ्री में करवा दिया जाए यूट्यूब पे। तो चलिए फ्री में करवा देते हैं आपको। और ये एक सीरीज चलेगी अपनी। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं या किसी भी किताब से आपने पढ़ा है, किसी भी अच्छे टीचर से आपने पढ़ा है, फिर भी आप एक बार एक क्लास देखेंगे तो आपके डायमेंशन बदलेंगे कि अच्छा इस प्रकार से भी संविधान को पढ़ा जा सकता है, इतने डेप्थ के साथ भी। ठीक है, तो अपनी जो क्लास होगी वो सबसे पहले सिलेबस जो अपनी लास्ट क्लास में बात करी थी उसके बारे में बता देता हूँ कि अपना जो सिलेबस रहेगा ये सिलेबस है, इसको अपन को कवर करना है। इसमें अपन राजस्थान की राज व्यवस्था से शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो बेसिकली अपन करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे राज्यपाल को, उसके बाद में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके बाद में उच्च न्यायालय, फिर आयोग और उसके बाद में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। साथ में मेरा फोकस ये रहेगा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ईओ की तैयारी करने के बाद आरएएस की तैयारी करेंगे, तो आरएएस मेंस में कैसे आंसर लिखते हैं और मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं अपन उस पर फोकस करके चलेंगे। साथ ही साथ इतना मैं उम्मीद आपसे ये कर रहा हूं कि आप इस लेवल पे मेच्योर है कि आपको कम से कम इंग्लिश के कुछ टर्मिनोलॉजी बोलूंगा तो इससे आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम के भी हैं। बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मीडियम तो हिंदी से ही पढ़ाऊंगा, और कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको इंग्लिश में भी कुछ टर्मिनोलॉजी बता दूं, सो दैट जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। ठीक है, और फिर भी इंग्लिश मीडियम की अगर डिमांड आएगी कि सर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में करवाना है, तो मैं इसको कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में करवा दूंगा। फिर हिंदी वाले नहीं देखेंगे उसको, वो केवल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखेंगे। अपने सिलेबस में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राज्यपाल, उसके बाद में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके बाद में उच्च न्यायालय। ये 4 टॉपिक एक बार, 5 टॉपिक एक बार और ये 2 टॉपिक एक बार करके अपन राज्य की राजव्यवस्था कंप्लीट कर लेंगे। फिर वापस उस टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे जिसमें केंद्रीय राजव्यवस्था, जिसमें आपको सेंट्रल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये मैंने पढ़ा रखे हैं। आप नीचे देखेंगे, आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे वीडियो। फिर भी आप कहेंगे तो नए सिरे से इनको वापस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आज का जो अपना बेसिकली टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल या गवर्नर जो टॉपिक है आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट में है, और स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। देखिए राज्यपाल, थोड़ा सा आपको बेसिकली मैं आइडिया दूं तो राज्यपाल की 2 भूमिकाएं होती हैं। राज्यपाल के ड्यूल रोल होते हैं, 2 भूमिकाएं होती हैं। राज्यपाल के पास कितने रोल होते हैं? 2 रोल, 2 भूमिकाएं होती है, इसके ड्यूल रोल होते हैं। 2 रोल कैसे होते हैं देखिए, एक तो राज्यपाल है वो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, सेंटर के एजेंट है, केंद्र के प्रतिनिधि। इसको आप ऐसे समझें, केंद्र के प्रतिनिधि का मतलब होता है कि एक राज्य में राज्य की राज व्यवस्था, राज्य को ठीक से चलाने के लिए, देसी भाषा में बता रहा हूं, केंद्र सरकार द्वारा एक अधिकारी भेजा जाता है जिसका नाम है, यू मान के चलिए एक बार की, उसका नाम है राज्यपाल। एक रोल तो राज्यपाल का हो गया क्योंकि केंद्र के एजेंट है, केंद्र के एजेंट हो गए। एजेंट वैसे बोलने में थोड़ा सा खराब लगता होगा, एजेंट का मतलब प्रतिनिधि, आप रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ सेंटर। सेंटर के एक तो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, और दूसरा है वो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख है, एग्जीक्यूटिव हेड है राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख। अभी आपको ज्यादा कुछ खास अभी समझना नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि राज्यपाल है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा परीक्षा में, ये मेंस में लिखने के काम में आएगा कि राज्यपाल की भूमिका का वर्णन कीजिए। तब अपन 2 भागों में बांट के लिखेंगे कि राज्यपाल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अब ये कार्यपालिका प्रमुख क्या है, इसके लिए मुझे सेपरेट एक क्लास बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को लेकर कि सरकार क्या है, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अभी केवल और केवल आप इतना समझ लीजिए कि राज्य की कार्यपालिका के हेड होते हैं और साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल का जो उल्लेख किया गया भारत के संविधान में वो
पार्ट 6 में किया गया है, भाग 6 में किया गया है। और 153 जो आर्टिकल है, 153 आर्टिकल, देखिए मैं कुछ आपको आर्टिकल्स के बता देता हूं, याद करना 153 आर्टिकल। थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखें तो 52 का जो आर्टिकल है वहां पे राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, और उसमें आप 101 अगर जोड़ देते हैं तो वो 153 बनता है, 153 बनता है। 153 में राज्यपाल का उल्लेख है, ठीक है। एक ट्रिक का गेम भी खेलते हैं साहब, एक ट्रिक है कि जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य वाला आपके सारे आर्टिकल याद हो जाते हैं, उस पर एक सेपरेट क्लास एक दिन ले लेंगे, ये ट्रिक से कैसे याद कर लेंगे इनको सारे को। अभी आप याद रखें कि राज्यपाल है, भाग 6 में उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 153 में उल्लेख किया गया है। बात समझ में आ गई। यहां से एज सच कोई परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनने की संभावना है, केवल एक भाग 6 और आर्टिकल 153। कई जगह लिखा होता है कि 153 से लेके 163-62 तक राज्यपाल है, देखिए वो गलत है। गलत इसलिए कि मान लेते हैं कि मैंने बता दिया कि 153 से लेके 162 या जो भी आर्टिकल मैंने मेंशन कर दिए, जैसे लिखा जाता है कि राष्ट्रपति 52 से लगा के 62 तक है, ऐसा लिखा होता है, ये सही नहीं है लिखना, क्योंकि राष्ट्रपति तो 123वें आर्टिकल में भी आएंगे, राष्ट्रपति का नाम तो 143वें आर्टिकल में भी आएगा, इसलिए राष्ट्रपति को किसी राष्ट्रपति 111वें अनुच्छेद में भी आएंगे, इसलिए राष्ट्रपति के लिए कोई आर्टिकल ऐसे फिक्स नहीं है, यहां से यहां तक राष्ट्रपति है। ठीक है, से आपको ध्यान रखना कि राज्यपाल संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल 153 में इनका उल्लेख किया गया है। कैसे याद रखेंगे, 52 में राष्ट्रपति है, उसमें 101 जोड़ेंगे तो 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। राज्यपाल हैज ड्यूल रोल, फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। इस आर्टिकल में आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है, कि राज्यपाल भाग 6 153 और ड्यूल रोल होते हैं। अब अपन आर्टिकल वाइज चलेंगे ताकि आप लोगों की दिक्कत नहीं आए। इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल होगा 153, आर्टिकल 153। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना है, 153 153 और 153 को अगर मैं शॉर्ट टाइटल में कहूं तो राज्यपाल का पद। इसका मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर की, राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 152, 153, 154, 155, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पद तो कई जगह लिखा हुआ है। नहीं, राज्यपाल का जो बेसिकली पद का उल्लेख किया गया वो आर्टिकल 153 में किया गया है। और 153 में इंटरेस्टिंगली 2-3 बातें जो आपको समझनी चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। मूल संविधान में ये लिखा हुआ था प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि एक राज्य होगा और उसमें एक राज्यपाल होगा। तो अभी तो यही समझ में आ रहा है कि साहब इसका मतलब एक राज्यपाल 2 राज्यों के लिए नहीं हो सकता। हाँ, इस बात से तो इतना ही समझ में आ रहा है कि एक राज्यपाल हो 2 राज्यों के लिए नहीं हो सकता। पर आपको पता है कि भारत के संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, उसमें आपको पता है कि राज प्रमुख का पद है उसको हटा के राज्यपाल का पद किया गया। 7वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ 1956 में। देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956, ये सभी स्टूडेंट को आ रही है लाइन। वैसे भी 5, 3, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 ही बचते हैं, ये पद से ही संबंधित है। 7वां 1956। इसके आगे की बात मैं आपको बताने वाला हूं कि 7वें संविधान 1956 में क्या प्रावधान किया। इसमें यह लिख दिया कि एक राज्यपाल है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा। देखिए ध्यान से सुनिए इस लाइन को, 2 या 2 से अधिक। इस लाइन में पेज फंसेगा। इसका मतलब यह लिख दिया कि एक राज्यपाल हो 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि एक राज्यपाल कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत में 28 जो राज्य हैं, 28 राज्य हैं, क्या 28 राज्यों का राज्यपाल एक हो सकता है क्या? सोच के बताइए। इस लाइन से ये समझ में आपके आया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो ये कि एक राज्यपाल अधिकतम कितने राज्यों का होगा, तो आपका जवाब आएगा कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं।
अगला सवाल ये है कि क्या एक राज्यपाल 28 के 28 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है क्या? अब अगर आपका जवाब यस आया तो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर एक राज्यपाल को 28 के 28 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए तो भारत के संविधान में जो स्ट्रक्चर है उसमें से भारत के संविधान का कौन सा ढांचा प्रभावित होगा? वो भारत के संविधान का स्वरूप एकात्मक हो जाएगा। देखिए, मैंने क्लास शुरू करने से पहले भी कहा था कि ये क्लास एक गहरे लेवल की क्लास होगी, इसमें आपको बहुत बातें समझनी है। उथली उथली बातें तो देखिए हर जगह मिल भी जाती हैं और वहां से आजकल एग्जामिनर सवाल बनाता भी नहीं। अगर आप एक अच्छी समझ बना लेंगे फिर वापस झंझट नहीं रहेगा पॉलिटी पढ़ने का। अगला मेरा सवाल ये है कि अगर एक राज्यपाल को 28 के 28 राज्यों का कार्यभार चार्ज दे दिया तो इसे संविधान का कौन सा स्ट्रक्चर प्रभावित होगा? संविधान का स्वरूप एकात्मक की तरफ चला जाएगा, संविधान का स्वरूप संघात्मक की तरफ चला जाएगा, संविधान का स्वरूप अर्ध संघात्मक हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बताइए सोच के। कंफ्यूज हो गए आप? याद रखिए 1956 में जो प्रावधान किया उसमें लिख दिया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, कितने राज्यों का कोई सीमा नहीं है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 28 राज्यों का हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इससे संविधान का कौन सा ढांचा प्रभावित होगा? इससे संविधान का संघात्मक ढांचा प्रभावित होगा। अर्थात जो नेचर है अपना उसमें कहा गया कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, स्टेट, तो सारे राज्यों का राज्यपाल एक और ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मतलब राष्ट्रपति। इससे आपकी क्या समझ में आया? इससे तो आपकी यही समझ में आया ना, तब एक राष्ट्रपति हो गया, नीचे 28 के 28 राज्यों का एक राज्यपाल हो गया, तो दो लोगों के पास में पावर, सत्ता आ गई, कंसंट्रेट हो गया पावर। तो संविधान का कौन सा ढांचा प्रभावित हो रहा है? इससे संविधान का संघात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर यहां से प्रभावित हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कितने राज्यों का हो सकता है? लिखिए, कोई सीमा नहीं है। क्या 28 राज्यों का भी हो सकता है क्या? हाँ, पर एक शब्द और देखिए, क्या 28 राज्यों का ही हो सकता है या 10 केंद्र शासित प्रदेशों का भी चार्ज उसको दिया जा सकता है? अगला सवाल मेरा ये है। भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है 10 है, 8 है, 9 है, जो आप लगाना चाहें एक बार लगा लीजिए। तो क्या राज्यपाल राज्यों का ही हो सकता है या एक राज्य के साथ में उसको केंद्र शासित प्रदेश का चार्ज भी दिया जा सकता है? आप कहेंगे दिया जा सकता है, क्या यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, तो कहाँ लिखा हुआ है? इसका वेट करेंगे आप, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल तो बनाया जा सकता है, पर संविधान के 153 के तहत उसे किसी केंद्र शासित प्रदेश का चार्ज नहीं दिया जा सकता। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपके क्या क्या समझ में आया कि राज्यपाल का पद है उसका उल्लेख किया गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 1956 में प्रावधान कर दिया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम कितने राज्यों का हो सकता है, तो आप कहेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या 28 के 28 राज्यों का भी राज्यपाल एक साथ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसे संविधान का कौन सा ढांचा प्रभावित होगा? इसे संविधान का संघात्मक ढांचा प्रभावित हो जाएगा, इससे संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित हो जाएगा। ठीक, अब इंटरेस्टिंग बात और अगली बात यह कि एक राज्यपाल है और उसको उनको 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का चार्ज दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल का वेतन कौन तय करता है? तो आप अभी राष्ट्रपति बोल देंगे, जो कि गलत है। राज्यपाल का जो वेतन है उसका निर्धारण पार्लियामेंट, संसद द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ना है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। पर अगर किसी राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का चार्ज दिया जाता है तो वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वहां पे राष्ट्रपति के द्वारा। असल में अनुपात तय होता है, वेतन भत्ते तो क्या तय होते हैं, तो यहाँ पे आपको राष्ट्रपति वर्ण यूज कर लेना है। फिर थोड़ा सा आगे जब शपथ पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा आपको कि राज्यपाल अगर दूसरे राज्यों का चार्ज लेता तो क्या शपथ लेगा या नहीं लेगा, शपथ लेता तो किस नाम की लेता, वो थोड़ा आप वेट करेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे 153 में? लिखिए 153 का, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर लिखिए संविधान के 7वें संशोधन 1956 के द्वारा, संविधान के 7वें संशोधन 1956 के द्वारा एक राज्यपाल
2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन करना है अधिकतम कितने राज्यों का होगा, अधिकतम कितने राज्यों का होगा, तो लिखिए इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। फिर अगला लिखना है, अगला लिखना है अगर सभी राज्यों का राज्यपाल एक ही राज्यपाल को बना दिया जाता है, तो अगर सभी राज्यों का राज्यपाल एक ही राज्यपाल को बना दिया जाता है तो संविधान का संघात्मक ढांचा प्रभावित होगा इससे। तो अंतिम बात यह है, अंतिम बात यह है केंद्र शासित प्रदेशों का अतिरिक्त कार्यभार या केंद्र शासित प्रदेशों का यूटीज यूनियन टेरिटरीज है उनके एडमिनिस्ट्रेटर का या एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो चार्ज है, उपराज्यपाल या प्रशासक का चार्ज यहाँ पे नहीं उल्लेखित किया गया है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार दिया जाता है उस समय वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मैंने बोला आर्टिकल 153 डील विथ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ऑफिस का उल्लेख आर्टिकल 153 में किया गया है। देयर शैल बी वन गवर्नर फॉर ईच एवरी स्टेट। आफ्टर 7th Constitution Amendment 1956 the governor can hold the post of governorship for more 2 or more than 2 state. How many maximum state? There is no limit described in Constitution. अगला है कि क्या 28 स्टेट का एक साथ पोस्ट होल्ड कर सकता है क्या? यस, वो होल्ड कर सकता है। इससे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होगा। इसके बाद में आपको ध्यान रखना कि जनरली पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है कि उसको कितनी सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलेंगे, बट इस केस में प्रेसिडेंट तय करता है कि उसको किस प्रोपोर्शन में सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलेंगे। क्लियर होगी बात? ये बात है 153 की। अब बात करते हैं आर्टिकल 154 की। शायद 153 आपकी ठीक से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 154 की 154 की। अनुच्छेद 154 इसमें कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति आप इंग्लिश मीडियम में जो भी देख रहे हैं आप चिंता नहीं करें, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके मैं बता दूंगा, है ना। पहले हिंदी में समझ लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका मतलब है द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड विथ गवर्नर। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? 153 में। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इन्वेस्टेड विथ गवर्नर, गवर्नर के पास में वेस्टेड होगी पावर। देखिए बेसिकली 154 का जो आर्टिकल है वो बताता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की जो एग्जीक्यूटिव शक्ति है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत आएगी कि कार्यपालिका शक्ति क्या होती है। इसको मैं और क्लास में विस्तार से आपको बताऊंगा कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, लेजिस्लेचर पावर क्या होता है, जुडिशियरी के पावर क्या होते हैं, फिनेंस के पावर क्या होते हैं। अभी आप इतना समझे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है। साथ में ये लिखा हुआ है जिसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। बहुत ध्यान से सुनना। इसमें लिखा कि कार्यपालिका शक्ति वो राज्यपाल में होगी। राज्यपाल में क्या लिखा गया है? जिसका प्रयोग या तो राज्यपाल स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, अपने अधीनस्थों के माध्यम से। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में लिखी गई है? 154 में। पर ध्यान रहे सारे कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, ये यहाँ पे नहीं है। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे केवल इतना लिखा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और जिसका प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ऐसा बन सकता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग
हमेशा राज्यपाल स्वयं करेंगे, या हमेशा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, या तो स्वयं करेंगे या अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, या तो स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से। ये तो आपको बात समझ में आ गई। पर इंटरेस्टिंग बात क्या वो सुनिए। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में है, इसके लिए लॉ कौन बना सकता है? ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप समझिए। मतलब ये है कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति होगी या नहीं होगी, इसका प्रयोग वह कैसे करेगा, इसके लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास में है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, संसद, दूसरा राज्य विधानमंडल, तीसरा संसद या राज्य विधानमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? राज्य विधानमंडल, जो कि गलत है। अच्छा, संसद होगा, वो भी गलत है। क्या होगा? संसद व राज्य विधानमंडल दोनों। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना है। क्या? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। वो अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, इसके लिए लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसके पास में है? इस लॉ बनाने की जिम्मेदारी संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साहब राज्यपाल जब भी अपनी शक्ति का यूज करेगा, आपने कहीं पढ़ा होगा कि राज्यपाल तो एक रबर स्टैम्प की तरह होता है, ऐसा आपने कभी पढ़ा होगा, तो आप इसको यहां से लिंक कर सकते हो। हालांकि वो बोलना ज्यादा सही नहीं है, तो आप वहां से लिंक कर सकते हो कि राज्य का विधानमंडल या संसद दोनों के पास में शक्ति है कि वो राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, इस पर कानून बना दे। अब आपको एग्जामिनर फंसाएगा यहाँ पे, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि 154 के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति है। देखिए 154 के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति है। पहले ऑप्शन में आपको देगा राज्यपाल, राज्यपाल तो नहीं, राष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन में आपको देंगे राष्ट्रपति, दूसरे में आपको देंगे संसद, तीसरे में विधानमंडल, और चौथे में देंगे संसद व राज्य विधानमंडल। देखिए मैं आपसे एक ये बात कर रहा हूं कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल ओरिजिनल एक्ट है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं उस आधार पर ले रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई गाइड बुक या उसको मुझे लगता नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर ये नोट्स आपने ठीक से तैयार कर लिए, इसके बाद कुछ मेरे हिसाब से बचता नहीं है। फिर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कभी आप जॉब लग जाए, मौका मिले तो पढ़िए, सारी बातें आपकी और यही स्पष्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप पहले ऑप्शन, पहला तो यही तनाव है कि 154 में क्या है, तो आपको ध्यान रखना कि इसकी कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है। फिर अगला तनाव आपके आएगा कि यार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति देते हैं, राष्ट्रपति भेजते हैं, तो आप पहले ऑप्शन में, इस ऑप्शन में आप शहीद हो जाएंगे पक्का, तब राष्ट्रपति होगा, ठीक है। कोई लास्ट में अगर पहुंचता तो भी वो संसद तक पहुंच जाएगा, जैसे आप कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कुछ अगर बच्चे पहुंचे तो राज्य विधानमंडल तक पहुंच सकते हैं, जो भी गलत है। कोई बिरले ही ऐसे होंगे जो यहां तक पहुंच सकते हैं। संसद व राज्य विधानमंडल दोनों 154 के संदर्भ में क्या बना लेंगे कानून, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक। बात समझ में आ गई। अगली बात पढ़ेंगे आर्टिकल 155 के बारे में। पर आपके लिए तनाव ये रहेगा कि आर्टिकल याद ही नहीं हो रहे, इनको कम से कम थोड़ा याद करते हैं। देखिए 153, 154, फिर मैं लिखता हूं 155, 156, 157, 158, 159। यहां तक एक बार समझते ताकि आपके आर्टिकल याद हो जाएं। देखिए सबसे पहले यहां पे किसका उल्लेख किया गया है? पोस्ट का। और यहां पे किसका उल्लेख किया गया? पावर का। पद यहां पे है, पावर यहां पे है। और इसको भी कैसे पहुंचेंगे? 52 में प्रेसिडेंट है, उसमें 101 ऐड करेंगे तो 153 बनेंगे।
तो पोस्ट 153 में है, पावर 154 में है। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज ये कि मैं आपको एक ट्रिक लिखता हूं, ए टी क्यू सी। अभी आपके दिमाग में आएगा यार हमें हिंदी ही नहीं आ रही है, इंग्लिश कैसे याद होगी। देखिए A4 होता है अपॉइंटमेंट, T4 होता है टर्म, Q4 होता है क्वालिफिकेशन, C4 होता है कंडीशन, और ये जो 9 ऐसे लिखते हैं नो, इसको ऐसे लिखते हैं ओथ, OATH। ओथ मीन्स होता है शपथ। नहीं याद हो रहा मुझे पता है। P पोस्ट, फिर पावर, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं ATQC। A4 अपॉइंटमेंट, T4 टर्म, Q4 क्वालिफिकेशन, C4 कंडीशंस एंड O4 ओथ। याद रहेगा? नहीं रहे तो कोई बात नहीं, एक एक याद कर लेंगे। अभी 2 आर्टिकल आपके याद हो गए, 153 154। अब बात करते हैं आर्टिकल 1555 की। इसमें लिखा गया है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति के संदर्भ में बात है ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट में। तो पहले पावर हो गया, पोस्ट हो गया, पावर हो गया। अब बात करेंगे अपन नियुक्ति की, किस प्रकार से इनको अपॉइंट किया जाता है, किस प्रकार से इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट देखेंगे आर्टिकल 155। 155 में आपको ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इनकी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति वर्ड में यूज कर रहा हूं, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, नियुक्ति। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि साहब अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा। दूसरा, अपॉइंटमेंट जब करेंगे तो राष्ट्रपति क्या जारी करेंगे। तीसरा ये कि उस जो जारी करेंगे उसको पढ़ के कौन सुनाएगा। अगली बात ये करेंगे कि क्या इस पर किसी कमीशन का भी गठन किया गया है क्या। तो सबसे पहले बात ये कि नियुक्ति जो है इसमें आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति वो ये जरूर आपको ध्यान होगा कि किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। बात समझ में आ गई। अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसके अनुसार करेंगे या खुद से कर देंगे। आप ये दिमाग लगाओ। तो आपके दिमाग में आएगा कि साहब राष्ट्रपति जब भी नियुक्ति करेंगे वो स्वयं से तो नहीं करेंगे। तो किसकी बात मानकर करेंगे। जब नियुक्ति करेंगे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। मंत्रिपरिषद की सलाह, ये वर्ड आप ध्यान से देखना, मंत्रिपरिषद की सलाह। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को अगर किसी नाम की सलाह देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है क्या। ये वर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यस, अगर मंत्रिपरिषद किसी नाम का सजेशन राष्ट्रपति को करता है कि साहब अक्स नाम का कोई व्यक्ति है, इसकी नियुक्ति आपको करनी है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को, देखिए जो वर्ड तो सलाह लिखा हुआ है, सलाह, इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। बाध्य। मूल संविधान में इतना लिखा हुआ था कि जब भी राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानेंगे और सलाह मानने के लिए बाध्य है। इसका मतलब मंत्रिपरिषद जिस नाम का उल्लेख करेगा उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। पर इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां। इसकी डेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1978 लिखा हुआ पर 1979 1978 को लागू। ठीक है, आप ऐड कर लो ताकि आपके और ज्यादा कंफ्यूजन और ना मुझे ये भी, जैसे आपने 42वां संशोधन 1976 पढ़ा है पर असल में 1977 में लागू हुआ, तो 77 आपको याद रखना है। तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 78, उसमें एक प्रावधान कर दिया कि साहब राष्ट्रपति को जब भी मंत्रिपरिषद सलाह देगी तब अक्स नाम का व्यक्ति है और इसको आपको नियुक्त करना है राज्यपाल। तो राष्ट्रपति एक बार ये कह सकता है कि इस नाम को आपको सोचिए आप। इसका मतलब 44वें संशोधन से क्या प्रावधान कर दिया, राष्ट्रपति सलाह को एक बार
पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, पुनः विचार के लिए। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास में एक बार उस प्रस्ताव को वापस भेजने की शक्ति है। क्या शक्ति है? राष्ट्रपति को राज्यपाल नियुक्त करने हैं, किसकी मर्जी से करेंगे? मंत्रिपरिषद की। क्या सलाह मानेंगे? हाँ बिल्कुल बाध्य है सलाह मानना, मूल संविधान की बात तो ये है। फिर ये प्रावधान हो गया 44वें संशोधन से कि साहब राष्ट्रपति जब भी सलाह दी जाएगी मंत्रिपरिषद की, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होंगे, पर एक बार क्या कर सकते हो? पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब ये नियुक्ति करेंगे कैसे? राष्ट्रपति भवन में बोल के या मैसेज करके तो कर नहीं सकते साहब आप राज्यपाल नियुक्त कर दिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। ये अच्छा लाइन हो सकती है, वारंट जारी, वारंट जारी। और वारंट को इस अधिपत्र बोलते हैं, अधिपत्र। तो क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति बहुत कम पदों के लिए, नेक्स्ट क्लास में आपको पदों के नाम बताऊंगा कि राष्ट्रपति किस किस पद के लिए वारंट जारी करते हैं। टेबल बना लेंगे पर, ताकि आपके समझ में आ जाए। अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, पर इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से कौन से अधिकारी की, कौन से पदाधिकारी की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं? तो उसमें एक किसका उल्लेख करना है? राज्यपाल का वारंट जारी किया जाएगा। जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसका मतलब राष्ट्रपति ने जो वारंट जारी किया है वो वारंट राज्य में आएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य में इसे पढ़कर कौन सुनाएगा? और उसमें पहला ऑप्शन होएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो कि गलत होगा। यहां पे आपको ध्यान रखना कि जो वारंट है इसको पढ़कर सुनाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को है। वारंट पढ़कर कौन सुनाएगा? वारंट पढ़कर सुनाएंगे मुख्य सचिव, CS, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। प्रेसिडेंट विल इश्यू ए वारंट, एंड वारंट को कौन पढ़कर सुनाएगा? चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, उसको पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है। इसमें आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो सरकारी आयोग था, सरकारी आयोग, उस सरकारी आयोग ने सिफारिश करी कि साहब जब भी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, तो मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। यह क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति में एक लाइन लिखेंगे, सरकारी आयोग द्वारा, सरकारी आयोग, ये रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। आयोगों पर भी अलग से चर्चा की जा सकती है। मदन मोहन पुंछी आयोग है, सरकारी आयोग है, वेंकट चलैया है। सरकारी आयोग ने कहा कि जब भी नियुक्ति की जाएगी उस समय किसकी सलाह ली जानी चाहिए? CM की सलाह ली जानी चाहिए। तो क्या इसको मान लिया गया? नहीं माना गया। तो क्या याद रखेंगे इसमें? आप इतना याद रखेंगे कि जब भी गवर्नर अपॉइंट होंगे उस समय किसका एक रिकमेंडेशन या किसकी एडवाइस ली जानी चाहिए? CM की। बट स्टिल इसको कंसिडर्ड नहीं किया गया। पीछे वाला उतार लीजिए, क्या क्या लिखेंगे? नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पर की जाएगी? मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाएगी। क्या मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? मूल संविधान में इतना ही लिखा था कि मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति। पर 44वें संशोधन, उसमें मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने एक प्रावधान डलवाया और उसमें यह लिख दिया कि जब भी प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन आता है वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, ओनली वन टाइम के लिए। और रिकंसिडरेशन के बाद में अगर कोई लेटर आता है उसको मानने के लिए वो बाध्य है, ऑब्लिगेटरी है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति एक वारंट इश्यू करते हैं और वारंट को रीड कौन करेगा? चीफ सेक्रेटरी रीड करेगा। एक रणजीत सिंह सरकारिया कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इस रणजीत सिंह सरकारिया कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी, तब जब भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा उस समय चीफ मिनिस्टर से एडवाइस ली जानी चाहिए। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 156 156 की, और यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यकाल के बारे में। तो अभी अपन बात करेंगे कार्यकाल। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक तो चलिए रहेगा ही रहेगा। कार्यकाल कितना हो सकता है? देखिए राष्ट्रपति को ऐसे याद करते हैं अपन थोड़ा सा, ताकि वहां से जोड़ पाए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और अतिरिक्त कितने रह सकते हैं? 6 माह।
तो दोनों मिलकर कितने बनते हैं? 56 बनते हैं। और 56 में ही कार्यकाल लिखा हुआ है और इसके साथ 156 लगा देंगे तो यहाँ पे गवर्नर का कार्यकाल आ जाएगा। इसका कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल आ जाएगा। टर्म ऑफ द ऑफिस कितनी होती है राज्यपाल की, वो आर्टिकल 156 में मेंशन किया गया है। तो चलिए बात करें अब अपन आर्टिकल 156 टर्म की। 156 यहाँ पे राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल जनरली है 5 वर्ष, पर देखिए यहाँ पे पेज पड़ेगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? 5 ईयर, 5 वर्ष। पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग हिज प्लीजर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं। इसका मतलब क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं। यहाँ पे आपके पेज पड़ेगा। मान लेते हैं कि दोनों ही ऑप्शन आ जाए एग्जाम में, तो ये भी आ गया 5 वर्ष भी आ गया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी आ गया। तो देखिए ये तो ठीक है ही, पर ये ज्यादा ठीक है अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो। इसका मतलब जनरली जो गवर्नर है उसका टर्म कितना होता है? टर्म इनका हो सकता है 5 वर्ष। अब देखिए इंटरेस्टिंग, मैं ये कहूं कि अपनी क्लास 1 घंटे होगी, अपनी क्लास 1 घंटे होगी, तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं? 2 संभावनाएं। 1 घंटे होगी मैंने घोषणा करी, पर या तो मैं समय से पहले क्लास छोड़ दूं या मैं बाद में क्लास छोड़ूं। ऐसा तो हो ही सकता है ना। मैं कहूं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो क्या संभावना हो सकती है? या तो टाइम से पहले अपना पद छोड़ दे या समय के बाद भी अपना पद होल्ड करके रखें। बात समझ में आ गई? तो इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे कि कार्यकाल कितना हो सकता है? 5 वर्ष होगा, पर हो क्या क्या सकता है? या तो कार्यकाल के पहले, दूसरा कार्यकाल के बाद, और तीसरा एक अलग से याद करने के लिए कार्यकाल के दौरान क्या हो सकता है? दौरान। इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो अपन कर रहे हैं, अगर आप नोट्स बनाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको मैं टेलीग्राम पे, जिसका मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उस पे आपको जितना पढ़ाया उसके मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगा नोट्स की, ताकि आप उसको उतार लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, उसका नीचे लिंक है, उसमें आप देख लीजिए टेलीग्राम का। तो समय से पहले क्या हो सकता है, समय के दौरान क्या हो सकता है, और समय के बाद क्या हो सकता है, तीनों ही बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए समय से पहले ऐसा हो सकता है कि साहब वो त्याग पत्र दे दें, या मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति हटा दें। बात तो तीन ही हो सकती है ना। देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए क्या क्या हो सकता है? राज्यपाल की कार्यकाल जनरली 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, पर क्या क्या हो सकता है? देखिए इसमें होने के चांस क्या क्या वो बताते हैं अपन। या तो समय से पहले, या समय के बाद, या समय के दौरान। ये आपको केवल याद करवाने के पर्पज से, ताकि सारे फैक्ट आ जाएं। कार्यकाल से पहले या तो खुद की इच्छा नहीं रहे, या राष्ट्रपति की इच्छा नहीं रहे, या भगवान की इच्छा नहीं रहे, तो या तो वो त्याग पत्र दे दें, खुद से ही त्याग पत्र दे दें, या उनकी मृत्यु हो जाए, या उनको हटा दिया जाए। मतलब ये कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं। या तो समय से पहले पद खुद से छोड़ दें, या कार्यकाल के बाद भी, या कार्यकाल के दौरान क्या क्या हो सकता है। यहां से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखिए सबसे पहले कि त्याग पत्र किसको देंगे,
तो आपको याद रखना है कि त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा। यहाँ पे मैं आरपी लिख रहा हूँ, मतलब ही विल रिजाइन टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। या उनकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो इसका तो कुछ लिखना ही नहीं, मृत्यु हो जाए तो हो जाए। हटा दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे लिखा गया है केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरपी। तो 3 बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र भी उसी को देंगे। मृत्यु और हटा दिया जाए, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात, कार्यकाल के दौरान क्या क्या हो सकता है? कार्यकाल के दौरान उसका स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरण। मतलब ये है कि साहब क्या राष्ट्रपति, क्या माफी चाहते, क्या राज्यपाल का जब कार्यकाल चल रहा था उस टाइम उनका ट्रांसफर किया जा सकता है क्या? क्वेश्चन मेरा आपसे है। जैसे राजस्थान में रहे 2 साल, तो क्या उनका ट्रांसफर हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, पर उनका टोटल कार्यकाल 5 वर्ष ही होना चाहिए। जैसे 2 साल वो रह गए राजस्थान में, फिर उनका ट्रांसफर हो गया हरियाणा के लिए, तो हरियाणा में उनका फिर कार्यकाल बचा हुआ कितना होगा? 3 साल। इसका मतलब एक राज्यपाल का कार्यकाल के दौरान ट्रांसफर हो सकता है, पर कुल कार्यकाल कितना होना चाहिए? केवल 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, अगली बात यह है कि कार्यकाल के बाद क्या वो तुरंत पद छोड़ देंगे क्या? नहीं, 5 साल होने के बाद भी वो तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि उनका कोई भी उत्तराधिकारी उस पद पे नहीं आ जाए। मतलब साहब राजस्थान के राज्यपाल हैं, 5 साल पूरे हो गए, तो 5 साल होते ही काम नहीं छोड़ेंगे वो, जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो के आ जाए तब तक वो पद पे रहेंगे। तो याद रखेंगे कि नए राज्यपाल के आने तक पद पे रहेंगे। नहीं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होते ही पद छोड़ देंगे? आप कहेंगे नहीं, नए राज्यपाल के पद पर आने तक पद पे रहेंगे। पहली बात तो ये है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहेगा कि मान लेते हैं कि साहब 5 साल पूरे कर लिए, अब क्या दोबारा नियुक्त हो सकते हैं? कि यस, हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद, 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी पुनः नियुक्ति। इसका मतलब अगर 5 वर्ष पूरे हो गए तो भी उनको वापस रीअपॉइंट किया जा सकता है। जैसे 5 साल राजस्थान पूरे हो गए, दोबारा 5 साल के लिए बनाया जा सकता है। कितनी बार? कोई सीमा नहीं है, कितनी बार बनाया जा सकता है, दोबारा उनको नियुक्त किया जा सकता है। एक अंतिम नोट लगा के लाइन लिखनी है। एक आयोग बना था, मदन मोहन पुंछी आयोग। उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे राज्यपाल क्या होते हैं कि ऐसे ही हटा दिए जाते हैं, सरकारें बदलती हैं, राज्यपाल को हटा दिया जाता है। मदन मोहन पुंछी आयोग बना। उन्होंने कहा कि जब भी आप राज्यपाल को हटाएंगे तो कम से कम महाभियोग की प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? एक नोट लगा के, देखिए मदन मोहन पुंछी आयोग द्वारा 2007 में बनाया गया था। लिखिए मदन मोहन पुंछी आयोग। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस आयोग ने राज्यपाल को महाभियोग से हटाने की सिफारिश करी? मदन मोहन पुंछी आयोग 2007 राज्यपाल को महाभियोग से, यह प्रक्रिया आपको आर्टिकल 56 में समझाएंगे, आर्टिकल 61 में समझाएंगे। 56 में इस शब्द का उल्लेख है, 61 में प्रक्रिया है। मदन मोहन पुंछी आयोग राज्यपाल को महाभियोग से हटाने की सिफारिश करी। हटाने की सिफारिश, तो क्या इस सिफारिश को मान लिया गया? नहीं। एक आपको पता है सरकारी आयोग ने क्या कहा नियुक्ति के संदर्भ में, मदन मोहन पुंछी आयोग ने क्या कहा हटाने के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखिए राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, पर साथ में भी लिखा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो पद पे रहेंगे। साथ में आपको ध्यान रखना है कि कार्यकाल से पहले क्या हो सकता है, कार्यकाल के दौरान क्या हो सकता है, कार्यकाल के बाद क्या हो सकता है। कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दे सकते हैं, किसको देंगे? राष्ट्रपति को। डेथ हो जाए साहब, हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा।
कार्यकाल के दौरान ट्रांसफर हो सकता है, पर कुल कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल के बाद में नए राज्यपाल जब तक आएंगे तब तक पद पे रहेंगे, वो साथ में 5 वर्ष के बाद पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का जो टर्म ऑफ द गवर्नर का टर्म ऑफ द ऑफिस होगा 5 ईयर होगा। 5 ईयर से पहले भी ड्यूरिंग हिज प्लीजर ही विथहोल्ड हिज पोस्ट ड्यूरिंग हिज प्लीजर। हिज प्लीजर मतलब प्रेसिडेंट के प्लीजर को पद होल्ड करके रखेंगे। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। डेथ हो जाए। इंपीचमेंट किसके द्वारा रिमूव किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट विल रिमूव द गवर्नर। कार्यकाल के ड्यूरेशन में क्या हो सकता है? उनका ट्रांसफर हो सकता है, पर टोटल जो उनका कार्यकाल है, टोटल जो उनका टर्म है 5 ईयर होना चाहिए। और कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद भी वो तब तक पोस्ट होल्ड करके रखेंगे जब तक कि उसका कोई सक्सेसर न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हो जाए, वहां तक रहेंगे। एक बार टर्म पूरा होने के बाद में उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। कितनी लिमिट इसके लिए नहीं लिखा गया है। एक मदन मोहन पुंछी कमीशन बना 2007 में, इन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नर को इंपीचमेंट की प्रक्रिया के द्वारा ही रिमूव किया जाना चाहिए, पर इसको रिकमेंडेशन को नहीं माना गया है। बात समझ में आ गई? ये बात हो गई आपके 156 की। अब देखिए बात करते हैं वापस 157 की। यहाँ पे लिखा गया कि योग्यता के बारे में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के, इसको अपन क्लियर करते हैं। 157 में क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया, योग्यता के बारे में लिखा गया है। और ध्यान रहे केवल 2 योग्यताएं लिखी गई हैं। अब आप पता नहीं अजीब अजीब सी योग्यताएं लगा लेते हैं, लाभ के पद पे नहीं होगा, पागल दिवाली नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया संविधान में। केवल 2 योग्यताएं हैं। भारत का तो नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, बस 2 योग्यता। नीचे मुझे बता कि बहुत सारे कमेंट भी आ सकते हैं सर ऐसा हमने पढ़ा है। सब कुछ गलत पढ़ा है। आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को गूगल कर लीजिए, आर्टिकल 157 में चले जाइए, सब समझ में आ जाएगा क्या क्या नहीं है। गाइड बुक में या किसी टीचर से पढ़ने के बाद आप ये नहीं माने कि हमने परिपूर्ण पूरा कर लिया है। आपने तो ये भी सीखा होगा कि ये क ख ग घ और ये अड़, इस नाम की कोई चीज हिंदी में होती ही नहीं। ऐसा बताया जाता है कि ये तो फिर ये गलत लिखा हुआ है, ये तो अड़ नहीं होता है। इसलिए जो आपने पढ़ा वो जरूरी नहीं कि वो सही पढ़ा है। तो आर्टिकल 157 को इसलिए मैं डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, पहले कमेंट करने से पहले आप गूगल कर लीजिए, आर्टिकल 157 खोल लीजिए, मूल संविधान आपको मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें। गाइड बुक में किसी टीचर के पढ़ाने से वो चीज सही नहीं हो जाती है। आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 इसमें लिखा गया योग्यताएं। और इस बात पे मेरा स्पेशल फोकस ये है कि योग्यता पढ़ाने से पहले मैं जरूर कहता हूं कि केवल 2 योग्यता है। इस बात को बार बार मैं जोर दे रहा हूं कि केवल 2 योग्यता आपको पढ़नी है। पहली, भारत का नागरिक, और दूसरी योग्यता है उनकी न्यूनतम जो उम्र है, न्यूनतम उम्र वो 35 ईयर। पर सुनिए आगे, पर 2 परंपराएं हैं। परंपराओं का मतलब है कि ये कहीं लिखी हुई नहीं है, संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। ये मान्य तो मान्य, अदरवाइज नहीं भी मान्य, ये डिपेंड है जो अपॉइंट करेगा उस पर। ध्यान से सुनिए, केवल आपको एग्जाम में पूछे या इंटरव्यू में पूछे कि प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए कितनी क्वालिफिकेशन करना, सर 2 ही है। पहली, जो भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक का मतलब यहाँ पे कैसे भी नागरिक हो सकता है। एक शब्द आता है मूल नागरिक या भारत में जन्मा हुआ नागरिक, ऐसा क्वेश्चन आएगा वो गलत होगा। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत का नागरिक और भारत में जन्मा हुआ नागरिक, इन दोनों में रात दिन का फर्क है। भारत में जन्मा नागरिक कोई जरूरी नहीं है, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे नागरिकता उसने कैसे प्राप्त की है। और दूसरा, उनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। अब कई बच्चे गेम खेलते हैं सर 35 वर्ष पूर्ण होना या 35 वर्ष होना, वो एक ही बात है, 35 वर्ष का होना चाहिए। अब कितनी परंपराएं इस पर लेकर? 2 परंपराएं। पहली जो परंपरा है वो ये कहती है, अब ये परंपरा है, आपको एग्जाम में ये ऑप्शन में ही नहीं मिलेंगी। पहली परंपरा तो ये कहती है कि साहब जब भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अर्थात राजस्थान का कोई व्यक्ति है, उसको अगर राज्यपाल नियुक्त करते हैं तो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर बहुत सारे राज्यपाल निवासी रह चुके हैं, तो मैंने पहले ही कहा ये परंपरा है, माने माने नहीं माने नहीं माने, ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो 2 परंपराएं। पहली परंपरा कौन सी है? पहली परंपरा तो साहब यही लिखी गई है कि वो राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, मतलब जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।
और दूसरी बात जो है वो ये है कि जब भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी उस समय मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए, पर ये ली जाती है कि नहीं ली जाती है ये आपको पता है। तो पहली क्या है, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, कई किताबों में भी लिखा उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। नागरिकता भारत में केवल एक ही है और वो भारत की नागरिकता है, इसलिए निवासी शब्द ठीक है, नागरिकता शब्द गलत है। और दूसरी जो परंपरा है वो ये है कि सीएम से सलाह ली जानी चाहिए, सीएम से सलाह। ये लाइन पहले भी आई थी, ये सरकारी आयोग ने भी सिफारिश करी थी, पर इसको नहीं माना गया। और राष्ट्रपति माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, ये तो केवल परंपरा जिसको मान लेनी चाहिए। ठीक। पर अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है वो ये है कि राज्यपाल की योग्यता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? ऑप्शन दो, संसद, राज्य विधानमंडल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप दोनों कहेंगे जो कि गलत है, केवल पार्लियामेंट। आगे नोट लगाइए। देखिए, राज्यपाल की योग्यताओं के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद में है। इसका मतलब संसद चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है, केवल पार्लियामेंट कर सकती है। तो यहाँ पे है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन केवल दो है, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और सेकंड है कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर। इसमें दो ट्रेडिशन, दो कस्टम और जो कन्वेंशन है। कन्वेंशन पहला है कि वो रेजिडेंट नहीं होना चाहिए द सेम स्टेट का, और दूसरा है कि सीएम से भी एडवाइस ली जानी चाहिए, अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद में राज्यपाल के क्वालिफिकेशन के संदर्भ में जो लॉ है, इनको फॉर्मुलेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक सम लॉ रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की योग्यताओं के संदर्भ में कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में, संसद के पास में। यह आर्टिकल हो गया 157 जहां पे योग्यताएं लिखी गई है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसको लिख सकते हैं। 158 में है कि साहब राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है शर्तें। मैं वापस कह रहा हूं, इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इसको आप गूगल करेंगे, गूगल करके देखेंगे मूल संविधान की बात है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, आपको केवल दो योग्यता। अब अगर किसी के दिमाग में अक्सर वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो शर्त है, योग्यता नहीं है। आरपीएससी ने ऐसा गेम खेला भी है थोड़े दिनों पहले, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने उसका उत्तर ही कुछ अलग बताया। भाई थोड़ा ध्यान से देखिए, योग्यता अलग होती है, शर्तें अलग होती हैं। शर्तों में लिखा हुआ है कि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें किस में लिखी गई हैं? शर्तों में लिखी गई है, न कि योग्यताओं में। वापस रिपीट करता हूँ, योग्यता कितनी है? दो, दो नहीं केवल दो, क्योंकि दो में तो आप वापस कंफ्यूज होते हैं। और दो परंपराएं हैं, इनको मानने या नहीं मानने ये कोई चैलेंज नहीं हो सकती है। क्लियर? अब बात करते हैं आर्टिकल 158 की। अनुच्छेद 158। देखिए बेसिकली आर्टिकल 158 जो बताता है वो बताता है कि राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या क्या है। शर्तों में फिर आपका जो आपने याद कर रखा वो आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं शर्तें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि गवर्नर के लिए क्वालिफिकेशंस मतलब कंडीशंस क्या क्या होंगी, उनकी अपन बात करते हैं। सर थोड़ी देर से कॉल करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर जी। तो आर्टिकल 158 में लिखा गया है कि क्या क्या योग्यता होगी, क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी। तो यहाँ पे योग्यता लिखते हैं, योग्यताएं। आप माफी चाहते हैं, शर्तें। शर्तें देखिए यहाँ पे लिखा गया कि कंडीशन शर्तें क्या क्या होंगी। तो यहाँ पे कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, आप वाली बात यहाँ पे आएगी। तो नंबर 1, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इंटरेस्टिंग, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए।
लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है, पर आपको याद रखने की लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात है वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यहीं पे मेंशन की गई है कि इनके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, ये इंटरेस्टिंग लाइन है, देखिए यहां भी एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि आर्टिकल 158 में किस किस का उल्लेख किया गया। तो नंबर 3 में लिखा गया है वेतन भत्ते व विशेषाधिकार, ये ध्यान से देखिए, व विशेषाधिकार। क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 158 के तहत राज्यपाल के वेतन व भत्ते संसद तय करेगी या वेतन भत्ते व विशेषाधिकार भी तय करेगी। विशेषाधिकार भी लिखा गया है कि वेतन भत्ते व विशेषाधिकार किसके द्वारा तय किए जाएंगे, संसद द्वारा तय किए जाएंगे। तो संसद यहां पे लिखना, संसद। वेतन भत्ते विशेषाधिकार कौन डिटरमाइन करेगी, पार्लियामेंट तय करेगी, संसद द्वारा तय किया जाएगा, पार्लियामेंट इसको तय करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात, आवासीय सुविधा मिलेगी। और एक चीज आपने और इंटरेस्टिंगली नोट की होगी कि राज्यपाल पर कोई दीवानी या फौजदारी मामले से छूट है। मान लेते हैं कि राज्यपाल पद विरुद्ध अगर क्राइम भी कर दे, मर्डर भी कर दे, तो एक बार छूट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अगला चौथा जो पॉइंट है वो है दीवानी व फौजदारी। लेकिन दीवानी का मतलब होता है सिविल मैटर और फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल मैटर। अगर कोई चेक अनादरण का मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, तो दीवानी में आएगा, ठीक है, सिविल मैटर में। फौजदारी में क्रिमिनल, जहां पे मर्डर हो, इस प्रकार की हत्या हो, ये सारे फौजदारी मामले होते हैं। बाकी तो आपको पता है कि इनकी डेफिनेशन बहुत वाइड है, पर अभी अब समझने के लिए समझ रहे हैं। तो दीवानी और फौजदारी मामलों से छूट, मामलों से छूट। पहली बात तो ये कि दीवानी और फौजदारी मामले से छूट है, पर अगर कोई सिविल मामला है तो 2 महीने पहले का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद में वो मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा मुझे पता है हेक्टिक हो रहा है, पर देखिए उथला हुआ तो पढ़ाने में फिर क्या मतलब है, पढ़े तो गहराई से पढ़ेगी, इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखिए दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों से क्या है, छूट है, पर जो सिविल मामले, दीवानी मामले में 2 माह पहले नोटिस देकर कार्यवाही की जा सकती है। कार्यवाही, इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं राज्यपाल पद पे हैं और उन्होंने कोई चेक अनादरण किया, किसी को चेक दिया और वो चेक मान लेते हैं कि बाउंस हो गया, तो सिविल का मामला बन गया उनपे, तो 2 महीने पहले नोटिस देंगे राज्यपाल को, पूरी सूचना देंगे, साहब ये मामला है, ये मामला हमारे पास आया है, हम आपके कार्यवाही करना चाहते हैं, इस प्रकार की कार्यवाही हम चलाएंगे। तो क्या ऐसी चला सकते हैं क्या? यस, 2 महीने पहले नोटिस देकर। पर राज्यपाल पद में अगर किसी को शूट कर दें, मर्डर कर दें, तो भी मामले की कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि फौजदारी मामलों से पूर्णतः छूट दी गई है। ये यूपीएससी आईएएस में एक बार ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इसको लेकर, दीवानी फौजदारी मामलों में छूट को लेकर। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि दीवानी और फौजदारी मामलों में पूर्णतः छूट है, पर दीवानी मामलों में जो सुनवाई है वो 2 महीने का नोटिस देकर की जा सकती है। तो वापस बोलता हूं मैं, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या देगा, निम्न में से कौन सी राज्यपाल पद की शर्तें हैं, और वहां पे देखा उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये गलत है, शर्त नहीं है वो योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये दोनों योग्यताएं हैं, न कि शर्तें हैं। तो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, वेतन भत्ते विशेषाधिकार संसद तय करेगी, दीवानी और फौजदारी मामलों में छूट है, पर अगर कोई दीवानी मामला है तो 2 महीने का पहले का नोटिस देकर उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अब अंतिम बात, मतलब अंतिम जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 159, उसके बाद में 160 का छोटा आर्टिकल है। 159 का आर्टिकल और देख लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए। क्या क्या कंडीशंस हैं, वो ना तो पार्लियामेंट का ना स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये संविधान में परिभाषित नहीं है, संविधान में परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है ये आपको, संविधान में परिभाषित नहीं है, इसका मतलब संसदीय राज्य विधानमंडल का मेंबर नहीं होना चाहिए,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डज नॉट डिस्क्राइब इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेतन भत्ते व विशेषाधिकार, सैलरी अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट एंड सिविल एंड क्रिमिनल बोथ द मैटर्स में उसको छूट रिलैक्सेशन दिया गया, बट सिविल मैटर में प्रोसीडिंग्स की जा सकती है 2 माह प्रायर उसको नोटिस देकर। क्लियर, ये हो गई बात 158 की। अब बात करते हैं 159 की, इसको आपको और देखना, ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है 159। और यहां पे लिखा गया है शपथ, ओथ। देखिए इसको ऐसे याद करेंगे 158 159 में कैसे है, तो ये नो ऐसे लिखा जाता, नो, नो को फिर ऐसे ही तो लिखते हो 59, तो इसको तो काट दो और OATH, या तो ऐसे या शपथ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा और मोड़ दो तो ये शपथ बन जाएगा। तो 159 में किसका उल्लेख किया गया, ये मिलान करवाने वाला क्वेश्चन देगा। 159 में शपथ का उल्लेख किया गया है। क्लियर हो गया। चलिए अब सबसे पहले कौन दिलाएगा, किस बात की दिलाएगा, प्रारूप कहां और अन्य तथ्य क्या क्या है। तो सबसे पहले है शपथ, और शपथ में अपन को देखना है सबसे पहले कौन दिलाएगा, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, किस बात की शपथ होगी, किस बात की शपथ होगी। देखिए बात का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का लगभग एक सेम फॉर्मेट है, जो कि प्रारूप से अपन देखेंगे प्रारूप कहां पे लिखा हुआ है और अन्य फैक्ट क्या क्या है, अदर फैक्ट क्या क्या है, अन्य फैक्ट, अन्य तथ्य क्या क्या है। वापस में रिपीट करता हूं, कौन दिलाएगा, किस बात की दिलाएगा, प्रारूप क्या है और अन्य फैक्ट क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर न्यायाधीश नहीं है तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश दिला देगा। एक आपको ट्रिक बताता हूं मैं, ये पे स्टॉप करके देखिए, ये ट्रिक ही है सही में, इसका लॉजिक नहीं है। उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति एक राज्य में अपने 2 आदमी भेजते हैं, ध्यान से सुनिए, एक भेजेंगे राज्यपाल को, ऐसे ही है ट्रिक याद करने के लिए, एक भेजेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के सीजीआई को, सीजीआई ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति एक राज्य में कितने आदमी भेजते हैं, 2 अपने, पहला भेजेंगे राज्यपाल को, दूसरा भेजेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो क्वेश्चन क्या आएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति। फिर ये कहेगा यार मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मेरे से गया नहीं जाएगा राज्य में, आप एक दूसरे को शपथ दिला लेना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। साथ में एक बात और बोल देते हैं, काम नहीं करना हो तो मेरे पास आके त्याग पत्र दे देना। तो दोनों ही आपस में त्याग पत्र किसको देते हैं, वापस जाके राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो कौन दिलाएगा, तो आपको क्लियर हो गया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये इंटरेस्टिंग है, किस बात की शपथ दिलाएंगे, तो संविधान की रक्षा व लोक कल्याण, ये आपको वर्ड याद रखना है, संविधान की रक्षा और लोक कल्याण। इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए 3 वर्ड है संविधान का, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। वो अभी नहीं, वो राष्ट्रपति की जब शपथ पढ़ाएंगे आपको, उसमें बताएंगे कि संविधान का संरक्षण क्या होता है, प्रतिरक्षण क्या और परिरक्षण। इन तीनों टर्म्स को आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण। परिरक्षण देखिए, संरक्षण को तो आपको पता है, संविधान का संरक्षण। प्रतिरक्षण का मतलब होता है कि संविधान को इतना मजबूत करना कि उसमें खुद में इम्यूनिटी विकसित हो जाए, अर्थात संविधान को पावरफुल बनाए रखना। और प्रतिरक्षण का मतलब यह है कि संविधान का प्रिजर्व करके रखना, जैसा है वैसा उसको मेंटेन करके रखना। इनको और आगे चर्चा करेंगे जब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तो अभी क्या है, संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की शपथ लेंगे। ठीक है। प्रारूप, ये इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल का शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में, और आप उसमें 3 उत्तर करके आ जाएंगे, पर वो गलत है। राज्यपाल का शपथ का जो प्रारूप है आर्टिकल 159 में ही लिखा हुआ है। तो क्या 159 में प्रारूप ही लिखा हुआ है, शपथ के बारे में लिखा गया है, प्रतिज्ञान भी लिखा गया है? तो ध्यान रहे
यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन दोनों शब्द लिखे गए हैं, शपथ व प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान दोनों क्यों लिखे? मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं कि मैं ये कार्य करूंगा, पर कोई व्यक्ति अगर नास्तिक हो तो प्रतिज्ञान कर सकता है कि मैं अमुक इस बात का प्रतिज्ञान करता हूं कि राज्यपाल के पद के कर्तव्यों का निर्वहन भलीभांति करूंगा, संविधान का संरक्षण प्रतिरक्षण संरक्षण, संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की जिम्मेदारी निर्वहन करूंगा। तो याद रखिए, केवल शपथ नहीं है, प्रतिज्ञान भी ले सकता है। कोई व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहता है, तो शपथ की जगह क्या कर सकते हो? प्रतिज्ञान कर सकते हैं। अगली बात, प्रारूप बाकी सारे पदाधिकारियों का अनुसूची 3 में लिखा गया है, पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये 3 ऐसे पद हैं जिनका प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में नहीं किया गया है। अंतिम बात, अन्य तथ्य। अन्य तथ्य इंटरेस्टिंग है। क्या है? जैसे मान लेते हैं कि एक राज्यपाल है, वो राजस्थान के राज्यपाल हैं और उनको सब हरियाणा के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है, तो क्या शपथ लेंगे या नहीं लेंगे? ऑलरेडी राज्यपाल हैं किसी राज्य के, फिर किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल का कार्यभार उसको दिया जाता है, क्या शपथ लेंगे? आप कहेंगे नहीं लेंगे। वो क्यों? अरे वो तो शपथ उन्होंने लोक कल्याण की जो लिए तो अपनी जनता का कल्याण करेंगे, फिर दूसरे राज्य का कल्याण तो नहीं करेंगे। इसलिए याद रखना है, अगर कोई राज्यपाल ऑलरेडी राज्यपाल है तो दोबारा भी शपथ लेंगे। अगली बात, अगर राज्यपाल अनुपस्थित हैं तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के पद के कार्य को कर सकते हैं, क्या वो शपथ लेंगे? यस लेंगे। राज्यपाल विदेश गए हुए हैं, अपने पद पे ही हैं और किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे मुख्य सचिव हो, कोई भी राज्यपाल पद के केवल कार्य करने हैं 10 दिन के लिए, क्या वो शपथ लेंगे? लेंगे। याद रखना आपको। इसका मतलब क्या है, अगर कोई राज्यपाल है और वो दूसरे राज्य का कार्यभार दिया जाता तो भी शपथ लेंगे। अगर राज्यपाल पद पे नहीं है और मुख्य न्यायाधीश को या किसी अन्य अधिकारी को राज्यपाल के कार्य करने हैं तो भी शपथ लेंगे। राज्यपाल अनुपस्थित है अस्थायी रूप से तो भी कोई व्यक्ति वो शपथ पद के लेगा। बात समझ आ गई? तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन, इसमें आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि ओथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। किस बात की लेंगे? उस मेंशन क्या होगा उसमें संविधान की रक्षा डिफेंड कैसे करना है और लोक कल्याण कैसे करना है। प्रारूप जो है फॉर्मेट वो किसी शेड्यूल में नहीं दिया गया है। 3 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिसमें एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड थर्ड वन इज गवर्नर, इनका मेंशन वहां पे नहीं किया गया है। और अन्य फैक्ट क्या है, अगर एडिशनल चार्ज लिया जाएगा तो भी ओथ ली जाती है, अगर अब्सेंट है और कोई उनके ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो भी शपथ ली जाएगी। और साथ ही साथ आपको याद रखना कि ओथ के साथ में अफर्मेशन भी ली जा सकती है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इनको आप लिख सकते हैं, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे वैसा कर सकते हैं। एक अंतिम आर्टिकल 160 का जिसको अपन पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा आर्टिकल है। इसमें लिखा गया है कि साहब राष्ट्र अगर कोई अन्य आकस्मिकता आ गई, जैसे सारी बात मेंशन की गई है यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई मान लेते हैं कि राज्यपाल का किडनैप हो जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका तो अपने सोचा ही नहीं, संविधान में लिखा ही नहीं, तो अन्य कोई भी आकस्मिकता आ जाए उस संबंध में कानून और नियम कौन बनाएंगे? संसद नहीं है, राष्ट्रपति है। ये इंटरेस्टिंग है। तो लिखिए अन्य आकस्मिकताओं, अन्य कैजुअलिटीज, कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, अन्य कैजुअलिटीज। अन्य आकस्मिकता का मतलब आप समझ गए क्या? अन्य आकस्मिकता का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी बात जो संविधान में मेंशन नहीं है, तो अन्य आकस्मिकताओं के संदर्भ में, अन्य आकस्मिकताओं के संदर्भ में कानून, अब कानून का नाम लेते संसद नहीं करना है, कौन बनाएंगे कानून? राष्ट्रपति। तो लिखिए राष्ट्रपति बनाएंगे। यस, अर्थात ऐसी कोई बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई, क्वेश्चन आ सकता है। जनरली राज्यपाल के पद को लेकर जितनी सारी बातें, उन पर लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? द पार्लियामेंट की है। पर ऐसी कोई कैजुअलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है, उस पर अगर कुछ ऐसा करना हो तो फिर आपको ध्यान रखना है साहब, लॉ बनाने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है, याद रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत मुझे लगता नहीं है वैसे है, हालांकि देखिए ज्ञान बहुत असीमित है, मुझे पॉलिटी का शायद पॉइंट भी नहीं आ रहा होगा, इतना विस्तृत है पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और बहुत लर्नेड स्कॉलर्स ने इसको बनाया। तो अपनी इतना तो अपन इतने लेवल के नहीं है कि अपन इसको बहुत
मेंशन कर दें कि साहब संविधान में जो पढ़ा दिया वो ये नहीं, संविधान का अपन को कुछ परसेंट भी नहीं आ रहा, 0.0 भी नहीं आ रहा है, यू मान लीजिए जीरो से भी कई सारे जीरो लगे हुए हैं पॉइंट के आगे, उतना ही आ रहा है। पर हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया उसके बाद एक अच्छी समझ बन जाएगी। फिर मुझे लगता नहीं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, इतना मेरा विश्वास है। आप इसको नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो अगली हेडिंग क्या रहेगी? राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, इस पर अपन नेक्स्ट वाले क्लास में चर्चा करेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सारा क्लास में करवा दूंगा, सारी की सारी, और बहुत लेवल से करवा दूंगा, जिसके लिए बहुत हाई आपको फीस पे करनी पड़ती है। वो आपको नॉर्मल फीस में और नॉर्मल मतलब ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो अभी जो क्लास होगी अपनी वो नेक्स्ट होगी, उसमें अपन राज्यपाल के पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।